बलूचियों का बलूचिस्तान, अफगानियों का अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा, बलूचिस्तान हो सिंधियों का जाएगा, खैबर हो सिंधियों जाएगा, का पंजाब सिंधु वेस्ट हो देश, जाएगा। पख्तूनों हाँ। का पश्तूनिस्तान, सराइकियों का सराइकिस्तान। यार, ये पाकी कौन होते हैं जिनका पाकिस्तान हो गया? हाँ, ये तो मैं भी, आप थोड़ा बताएंगे डिटेल में। ये पाकिस्तान का नाम ही यहां से हटाना है, ताकि हट जाएगा, खाली हम इसको पंजाब वेस्ट कहा करेंगे। और जिस तरीके से ये मुनीर ने इस रास्ते पर बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान का बंटवारा जल्द हो इससे जाए। अच्छा आइडिया सर मेरे पास है, जब पंजाब बचेगा उसको हम लोग पॉप कहा करेंगे, पाक ऑक्युपाइड पंजाब। पाक ऑक्युपाइड पंजाब। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। पाकिस्तान फिर हाँ, रहेगा ही नहीं, हम लोग पाक ऑक्युपाइड पंजाब कहेंगे, फिर देखेंगे उसका क्या करना है। फिर उस बाद में हमारा ये हमारी यूटी का हिस्सा भी बना लेंगे हम उसको बाद में धीरे धीरे, कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, कुछ विधानसभा की सीटें रख देंगे वहां पर। हाँ, पर लाइबिलिटी हो रही है। तो मैं बेसिकली, ये तो खैर स्पेक्यूलेशन है, हालांकि कुछ ना कुछ रणनीति जरूर होगी इस पर भी भारत की। लेकिन ये जो इंटरनली चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान, चाहे वो टीटीपी हो, बलूचिस्तान हो, बीएलए हो, और अंदर में पीटीआई भी लगातार कोशिश कर रही है सर। राजनीतिक हालात भी ठीक नहीं है और शहबाज शरीफ की स्थिति भी ठीक नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में फिलहाल क्या चल रहा होगा सर, अगर आप पाकिस्तान के हिस्ट्री को कैलकुलेट करके इससे मैच कराएं तो क्या अंदाजा लगता है आपको? देखिए, मुनीर साहब का तो एक ही उद्देश्य था कि वो पाकिस्तान की बागडोर संभाल ले, अपने हाथ में ले ले, जिस हाँ, तरीके से परवेज मुशर्रफ ने किया था कारगिल वॉर के बाद। ये उनका उद्देश्य था। लेकिन परवेज शरीफ के पास, उनके पास और जनरल और आर्मी पूरी थी उनके पास, जो सपोर्ट कर रही थी, और पॉलिटिकल को दबा दिया। अब ये तो शहबाज शरीफ भी वीक है, और ये मुनीर का भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई। फिलहाल ऊपर तो है इनसे, लेकिन इनकी भी स्ट्रेंथ उतनी रहनी है। अब इनकी आपस में क्या बातें हो रही, क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा, किस रणनीति में पहुंच पा रहे हैं, तभी देख रहे हैं कि इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये ना खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कुछ ध्यान दे पाएंगे, ना बलूचिस्तान की तरफ ध्यान जाए। एक ही है उनका असर है। अब मुनीर खुद नहीं बोल सकते, इसीलिए हो सकता है कि अपने ही आदमी को उन्होंने आईएसआई का चीफ बनाया है, और आईएसआई चीफ को अपना ढाल रख के अपने हमारे एनएसए के पास गिड़गिड़ाए और कुछ काम बने। बिकॉज ये सभी बैकफुट पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी उनके और ये चीफ साहब, मुनीर साहब, सारे बैकफुट पर आ गए हैं। अब इनकी बातें का देखिए, जब इन्होंने एक संयुक्त संसद में एक असेंबली बुलाई थी, उसमें तो ये इनके मेन लीडर्स और मेन जो मंत्री तो पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब क्लियर था कि ये लोग एक कॉमन एजेंडा पर नहीं मिल पाए। ये आर्मी और पाकिस्तान की सरकार एक कॉमन एजेंडा पर कभी नहीं मिल पाई कि हमें इस इमरजेंसी में, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। ये क्वाइट एविडेंट है, बहुत विदित हो गया कि एक कॉमन एजेंडा पर नहीं पहुंच पा रहे, कॉमन पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के हित में क्या है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इसलिए इतनी घबराहट हो रही है, और कोई सामने आके स्पीच नहीं दिया जा रहा। अभी जो ये आगे जो एक मुखौटा बना के अपने आईएसआई के चीफ को कोशिश कर रहे हैं कि ये इनसे रिक्वेस्ट करें, अपने दवाल साहब से रिक्वेस्ट करें, अब कुछ हमें रियायत मिले, ताकि हमारा जो नुकसान चारों फ्रंट से शुरू हो गया है वो थोड़ा कम हो, और आवाम को थोड़ा संतोष मिले, आवाम को थोड़ी उम्मीद बढ़े कि पाकिस्तान में कुछ दिन के लिए कम से कम शांति आ गई है। हम अपने खाने पीने, आटा वाटा मिल सकता है, हम खा पी के सकते हैं। नहीं तो अभी वॉर के नाम पर उनके पास जो भी है वो भी छीन लेने की कोशिश करेंगे कि भाई देश परेशान है, देश के ऊपर खतरा लगा हुआ है, आप सब लोग त्याग कीजिए। तो ये रणनीति हो सकती है। अब देखिए, पता नहीं आगे क्या होता है। अभी तो सर आटे की वजह से नहीं परेशान है, अभी चांटे की वजह से परेशान है। अभी बीएलए चांटा मार रहा है, अभी टीटीपी पीछे पड़ा हुआ है, भारत के खिलाफ वैसे ही मोर्चा खोला हुआ है। पाकिस्तान ने तो भारत के मोर्चे पे वैसे ही फंसा हुआ है। अफगानिस्तान कह रहा हम डूरन लाइन को मानते नहीं, अटक तक का इलाका हमारा है, हम ग्रेटर अफगान बनाएंगे। तालिबान से रिश्ते अच्छे नहीं है, तालिबान, अफगानिस्तान ने पहले ही भारत को सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। पूरी अफगानिस्तान की जनता भारत के सपोर्ट में खड़ी है। तो ये चांटे का दौर पाकिस्तान में चल रहा है, और मुझे लगता है कि फिलहाल इससे निकल पाएंगे और भारत के खिलाफ एस्केलेशन पर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए इससे बुरी बात कोई और नहीं हो सकती। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। साथ ही सीमा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी विमर्श किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा
विपक्ष के कई और दलों के भी जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा एनसीपी और बाकी दल भी इसमें, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और बाकी दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर ऑल पार्टी मीटिंग आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। किरण के पास चल रहे हैं और जानकारी के लिए आयुषी भी हमारे साथ फील्ड से जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे। किरण, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? किरण, क्या आपको आवाज आ पा रही है? जिस तरह से जानकारी दे दी गई है कि देखिए जी आ रही है जी, क्या जानकारी पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर किरण? ये सर्वदलीय बैठक जिसका ऐलान जो है वो कल ही कर दिया गया था और इसके बाद तमाम दल जो इसमें शामिल होंगे उनको फोन कर दिया गया था। जितने भी जो बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए जो है वो कहा गया है। और ऐसे में देखिए ये 11 बजे जो बैठक है वो होगी और इस बैठक में जो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक रणनीति अपनाई गई, उसके बाद किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये सभी पार्टियों के प्रमुखों को जो है इसको लेकर के जानकारी दी जाएगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय किरण रिजिजू जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि देखिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस बारे में भी पूरी जानकारी दी और किरण रिजिजू जो है उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लेकर के इसको लेकर पूरी जानकारी दी थी, क्योंकि सीमा सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है अभी के वक्त में। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जितने भी बॉर्डर से सटे हुए स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर किस तरह से जो है अभी सुरक्षा को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। अमृतसर में देखिए ब्लास्ट की आवाजें सुनाई पड़ी थी, लेकिन वहां से जो अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली कि वो ऐसे ही कोई ब्लास्ट था, ऐसी कोई अनहोनी सी बात नहीं हुई है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अमृतसर से लेकर के अगर गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की बात करें, तो ये सब जगह पे जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सैनिक हैं, बीएसएफ हैं, पुलिस के जवानों को भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है। इसके साथ उत्तर गाल की अगर हम बात करें तो वहां पर एक अस्थायी कैंप जो है उसकी तैयारी की गई है, सेना के जवान वहां पर तैनात है। राजस्थान में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। इन सबकी जानकारी की सीमा पर जो भी आपके सटे हुए जो स्टेट है, टेरिटरीज है, जो इलाके हैं, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह से राज्यों को उसको लेकर के एक जो है आपको तैयारी करके रखनी है, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही एक बैठक जो है मुख्यमंत्रियों के साथ और मुख्य सचिवों के साथ की थी। और आज वही बातें, जो तमाम चीजें हैं, रणनीति है, जो ब्रीफिंग है, वो यहाँ पर की जाएगी। सभी जितने भी राजनीतिक दल के जो प्रमुख है वो जुड़ेंगे। इसके साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कल ही इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए विवेक कर दिया गया था और कहा गया था कि रामगोपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे और हम इसको लेकर के कोई अगर सजेशन है तो वो हम देंगे, जो उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि सजेशन हम जरूर यहां पर देंगे। और इस बार भी वो यही कहते हुए दिखाई दिए कि सजेशन समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगा, जो कि रामगोपाल यादव देंगे। ठीक है, आयुषी के पास चल रहे हैं। आयुषी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। आयुषी, खबर यह आई है कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, लेकिन विपक्ष लगातार ये डिमांड करता रहा है कि प्रधानमंत्री को भी इस बैठक में आना चाहिए। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नहीं आए थे और बिहार चले गए थे, इसे लेकर बहुत हंगामा हुआ, बहुत सियासत हुई और बहुत सवाल पूछे गए। तो क्या आज प्रधानमंत्री होंगे या फिर आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही बैठक होने वाली और प्रधानमंत्री के आने पर सस्पेंस है या फिर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं? जी विवेक, बिल्कुल, जब पिछली बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी पहलगाम हमले के बाद, सीसीएस की बैठक के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी ताकि सभी पार्टियों की राय ली जाए कि आखिर देश की सुरक्षा को लेकर जो फैसला केंद्र लेना चाहती है उसमें सभी पार्टियों की राय क्या है। लेकिन ऐसे में भले सारी पार्टियां जो थी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, जदयू, आरजेडी, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने एक मत से कहा था कि सरकार जो करेगी देश की सुरक्षा को लेकर उसके साथ वो खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब बैठक में नहीं पहुंचे थे ऑल पार्टी मीटिंग में, तो इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि देश की सुरक्षा की बात चल रही है और प्रधानमंत्री ही बैठक में मौजूद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री होते तो हम अपनी बात और बेहतर तरीके से रख पाते, और ऐसे में इस चीज़ की निंदा की थी जो भी विपक्षी पार्टियां थी। लेकिन इस बार आपको बता दें, एक बार फिर से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है
है और इस बार तो कार्रवाई के बाद बुलाई गई है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया है, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है कि आखिर इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्या स्ट्रैटेजी थी और किस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में जब राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, जब वो इसकी अध्यक्षता करेंगे तो ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में, अभी तक प्रधानमंत्री के होने की कोई बात जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद होते तो बिल्कुल वो सर्वोच्च पद पे है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष फिर इस पर सवाल उठाएगा। अभी भी उनके आने जी विपक्ष फिर इस पर सवाल उठाएगा। पिछली बार भी विपक्ष सवाल उठा रहा था। गीतू के पास चलते हैं, उसके बाद रमन के पास चलेंगे, फिर ओपी तिवारी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। गीतू, विपक्ष फिर इस पर सवाल उठाएगा अगर प्रधानमंत्री आज सर्वदलीय बैठक में नहीं आते। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के आने की कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन पिछली बार का घमासान याद करते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए विपक्ष ये डिमांड फिर से कर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि जिस तरह से पहले ही पहलगाम अटैक जो हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाने शुरू हो गए थे। हर प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया के, तो ये सवाल उठने लगे थे। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई थी जिसे काफ़ी शर्मनाक तस्वीर कहा जा रहा था कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े तो दिख रहे हैं लेकिन वो गायब है। और यही हम कह सकते हैं कि एक रणनीति जो सरकार की तरफ से बनाई जा रही थी, मोदी सरकार जो काम कर रही थी, शायद उन पर भरोसा नहीं जताया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें सभी दलों से सहमति ली थी कि हम एक बड़ा आक्रमण कर सकते हैं, एक बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। और उसके बाद भी कुछ ही दिनों के बाद सवाल उठाए जाने लगे मोदी सरकार पर कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो कम से कम थोड़ा संयम बरता जाता। और ऐसे में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी, सभी के लिए ये बैठक बुलाई गई है, सभी दल इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि सवाल उठा दी जाए, तो मुझे ये लगता है विवेक कि शायद ऑपोजिशन में संयम नहीं है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीति है ना इस देश में, वो होती रहती है इसके बाद। बिल्कुल। और सही बात आप कह रही हैं कि विपक्ष को अब शायद यहां पर सवाल पूछने का मौका ना मिले। रमन के पास चल रहे हैं। रमन, विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई में विलंब हो रहा है, कार्रवाई की मंशा नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या, हालांकि कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं, सेना के साथ हर कदम पर खड़े हैं और ये जो सेना का शौर्य है वो देखते ही बनता है। लेकिन अब विपक्ष क्या बोलेगा? जिस तरह से अजय राय का वो वीडियो हमने देखा, जिस तरह से अलग अलग तरीके के सवाल देखे, जिस तरह से कई नेताओं ने कहा जंग से कुछ नहीं मिलता है, जंग से कोई फायदा नहीं होता है, यानी विपक्ष के मुंह पर भी ताला लग गया है इस एक्शन के बाद। देखिए, कल भारत की इस पराक्रम के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को ये समझ आ गया है कि भारत की डिफेंस फोर्सेस का जो है उनका अगर हम आलोचना करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली होगी। जिस तरीके से 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तब हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जो है वो सबूत मांगे गए थे, वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया पूरी तरीके से कांग्रेस को। और 2019 में भी कमावेश यही स्थिति रही। इसीलिए 2019 में देखें तो जो एनडीए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो एनडीए ने चुनाव लड़ा, वो एक साइड से जो है वो उसमें एक बड़ी विक्ट्री जो है वो उनको हासिल हुई। अब उनको ये समझ आ गया है विपक्ष को कि भारत की सेनाओं के शौर्य को अगर हम सवालिया निशान उस पर खड़ा करेंगे तो वो अपने आप में ही नुकसान करने वाला कहीं ना कहीं रहेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार अब चाहे कुछ नेता, चाहे अजय राय हैं जो वो मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए, राफेल पे नींबू और मिर्ची बांधकर उन्होंने मजाक उड़ाया, और इस तरीके के कई और जो नेता है वो सवाल जरूर खड़े कर रहे थे। लेकिन जो शीर्ष लीडरशिप है उसको ये समझ आ गया है कि अब कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है। अच्छा, वो वीडियो पाकिस्तान में बड़ा वायरल हुआ, पाकिस्तान के मीडिया चैनलों ने इस वीडियो को बहुत बनाया। रमन जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी हमारे ही देश के नेता जब अपने ही सेना और अपने ही सेना या वायुसेना के खिलाफ इस तरीके की बातें करेंगे तो निश्चित रूप में जो दुश्मन देश होगा वो उसको हाथों हाथ लपकेगा और उस पर जो है वो भारत सरकार को कहीं ना कहीं, भारतीय सेनाओं को जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। यही जो है हुआ जब अजय राय की तरफ से वो वीडियो दिखाया गया कि एक टॉय प्लेन के अंदर नींबू मिर्ची बांधकर उस पर राफेल लिख दिया गया। तो ये निश्चित रूप में जो दुश्मन देश है उसके लिए तो हाथों हाथ लपकने वाली चीज़ थी, इसलिए उन्होंने
उन्होंने उसको हाथों हाथ लपका और उस पर जो है वो कई तरीके की बातें जो है वो पाकिस्तान के अंदर की गई। और लगातार इस तरीके की विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, अब हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से परिप्रेक्ष्य बदला हुआ है, जिस तरीके से स्थिति और माहौल बदला हुआ है पूरे देश के अंदर, अब वो सभी नेता जो कभी सबूत मांगने का काम करते थे, आज वो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के पराक्रम के साथ आकर खड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में राजनीतिक रूप से भी उनका ये बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और इसी चीज को देखते हुए अब सभी राजनेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर तमाम वो नेता जो इस समय इंडी अलायंस का गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक सुर में इस बार जो अभी जो एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, उसमें एक सुर में भारतीय सेना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज देखना होगा कि जब ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से अपना पूरा जो किस तरीके से इसको प्लान किया गया, किस तरीके से इसको इनिशिएट किया गया और एग्जीक्यूट किया गया, वो पूरी जानकारी जो है वो सभी पार्टी मेंबर्स, ऑल पार्टी मेंबर्स की जो सदस्य होंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के समक्ष रखा जाएगा। तो देखना होगा उसके बाद किस नेता का किस तरीके का बयान आता है, उस पर जो है वो कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी। विवेक, ओपी तिवारी सर के पास जा रहे हैं। पीयूष मिश्रा की एक बहुत मशहूर कविता है, इसका गाना भी बनाया गया। ओपी तिवारी सर, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाकर आसमान में दहाड़ दो। तो मुझे लगता है भारतीय सेना ने इसी शौर्य का परिचय दिया कल के ऑपरेशन सिंदूर में। यस, देखिए ये बहुत बड़ा परिचय दिया। कारगिल में भी हमने मनोज पांडे के स्टेटमेंट सुने थे हमने, उन्होंने क्या कहा था कि मौत को भी हरा दूंगा रास्ते में अगर कोई आएगा। तो इतना मनोबल ऊंचा है हमारे फौज में, अधिकारियों का, जवानों का, कुछ भी कर सकते हैं। ये अजय राज जैसे लोग, इनका मोराल हमारा कम करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तानी जवानों का मोराल ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। जो एक्टिविटी उन्होंने की है उनका उसका इंतजाम वो करने के लिए, कम करने के लिए उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉर्डर पर जहां फायरिंग हो रही है जाके 5 मिनट या आधे घंटे बैठे और देख लें क्या हो रहा है। अगर ये करने की हिम्मत नहीं है तो कम सड़क पर आके कम से कम पाकिस्तान का झंडा जलाएं, ताकि दिखाएं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मैं नहीं हूं और हमारी आर्मी का मनोबल। जहां शेलिंग हो रही होती है, रमन तो शेलिंग के बीच में अक्सर रहते हैं, रमन को पता होगा, वहां जाकर ही एक रात गुजार लें जहां शेलिंग चल रही होती है। बंकर में ही सही गुजार लें, जब धमाके की आवाज कान के नजदीक या आसपास में धमाका होता है वहीं पर एक रात गुजार लें। ओपी तिवारी सर, हाँ भी तो इसे घटिया आदमी को मैं एक रात, तो विवेक जी बहुत कह दिया आपने, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट जाके रुक जाए, पता चल जाएगा अजय राय की कितनी हिम्मत है। उसमें से डर लगता है नहीं जाने के लिए, तो पाकिस्तान को झंडा जलाने में उनकी क्या परेशानी है? कोई नहीं, सड़क पर आए, हम भी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, हम पाकिस्तान का कंडेम करते हैं, उनका झंडा जला रहे हैं। ये एक मैसेज पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए होगा कि उनका कोई भी सपोर्टर हिंदुस्तान में नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के संबंध में और सुधारने में भी। तो इस तरह की जब बातें करना और कंडेम करना, जो आपने कविता कितनी अच्छी सुनाई, एक बार जो लड़ाई होती है तो डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, लेकिन लड़ाई जो होती है तो देश एकजुट होता है। उनको एग्जाम्पल लेना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। 71 के वॉर के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री कितनी बड़ाई की थी, एंड ही वाज ऑलवेज उधर कि हम आपके साथ हैं। तो कुछ तो सीखें, कम से कम कुछ सीखें कब से देश के प्रति। इनके गांव के, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने जवान लड़ रहे होंगे, उनके परिवारों से जाके पूछे अजय राय जी, गाजीपुर के रहने वाले, गाजीपुर में तो पूरा कितने आर्मी के लोग भरे हुए हैं, अब्दुल हमीद सब हुए हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, जरा भी शर्म नहीं आती। क्यों? किस तरीके आदमी है समझ में नहीं आता कि क्या किस लेवल तक गिर चुके हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और देखें, पूछे लोगों से कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर उनकी हिम्मत है और देश के प्रति भावना है तो उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से पहुंच जाए, एक बार सड़क पर आके पाकिस्तान का झंडा जला जाए, पूरा देश में उनको विश्वास हो जाएगा कि अजय राज देशभक्त है, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने गलती से कह दिया, सब उनके माफ हो जाएगा। रमन मुस्कुरा रहे थे इस सवाल पर, जब मैंने शेलिंग की और क्रॉस फायरिंग की खबरों से जुड़ा हुआ सवाल पूछा तो रमन स्माइल कर। रमन, आप तो ऐसे हालात में आपने कई दिन तक गुजारे हैं, हैवी शेलिंग के बीच में आप जाते रहते हैं। क्या कभी किसी पॉलिटिशियन को आपने देखा कि हैवी शेलिंग के बीच कभी वो वहाँ पर रहे हों और इस पूरे मौके को और इस पूरे समय को उन्होंने अनुभव किया हो?
देखिए, इतनी हिम्मत कोई जुटा पाए शायद ही किसी में दम होगा, क्योंकि कई बार देखा है हमने जम्मू कश्मीर में जब हैवी शेलिंग होती है। एक बार गुलाम नबी आज़ाद को मैंने देखा था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, तो उनको आरसपुरा सेक्टर में ले जाया गया था। हालांकि उस समय शेलिंग बंद थी, पिछले 2 दिनों से शेलिंग नहीं हुई थी, फिर भी बीएसएफ और आर्मी के जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं उसमें उनमें बिठाकर उनको एक गाँव तक जो है वो पहुँचाया गया था। और वहाँ पर भी बाकायदा एक बंकर बना हुआ था, उसके अंदर वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ दिन तो छोड़िए, कुछ मिनट भी जो है उस माहौल के अंदर बिताना जो है वो बेहद ज़्यादा कठिन होगा। और अगर कोई अपनी शक्ति आजमाना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है कि देखिए हम पाकिस्तान को इस तरीके से हमें जवाब देना चाहिए, वो आप सरहद के लोगों से पूछ सकते हैं कि जब युद्ध के बादल मंडराते हैं और जिस तरीके से अभी हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। मैं कल भी अखनूर के सेक्टर में था, एक आखिरी गाँव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ, वहाँ के लोगों का अगर आप दर्द देखेंगे, क्योंकि हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो उनको अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। और पलायन की टीस क्या है वो सिर्फ और सिर्फ सरहद के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वही समझ सकते हैं। आप समझिए कि वहाँ के लोग दिलेर बहुत हैं, सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब बारी आती है उनके परिवारजनों की, उनके बच्चों की, तब कहीं ना कहीं एक आदमी जो है वो टूटता हुआ नजर आता है। और तब वो कहता है कि अब एक ही बार में आर पार की लड़ाई जो है वो हो जानी चाहिए। कल भी मैंने कई लोगों से बातचीत की जो अभी हालांकि उस इलाके के अंदर शेलिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत इतिहास में रही है वो उसको देखते हुए एक डर का माहौल जरूर बना हुआ था। एक इस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट करके, जिस तरीके से उसने राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला, उड़ी के इलाके के अंदर सिविलियन को टारगेट किया, तो इस इलाके में भी सिविलियन को टारगेट कर अपनी टीस निकालने की कोशिश कर सकता है। तो वो एक डर जो है वो उन इलाके के अंदर बना। और जब शेलिंग होती है 5 किलोमीटर का दायरा है, आप मान लीजिए सिर्फ अगर 81-82 mm के मोटार अगर चलते हैं तो जो जीरो लाइन है वहाँ से 5 किलोमीटर का जो दायरा होता है वहाँ तक जो है उस फायरिंग की जो जद होती है, उस फायरिंग की जो रेंज होती है, उस दायरे में अगर कोई भी वहाँ पर जाता है तो आप समझिए वो अपने मौत को कहीं ना कहीं दावत देने की कोशिश करता है। हमने तो कई बार जो है इस तरीके की जो माहौल को फेस किया है, इस तरीके की स्थितियों को पेश किया है, जब हम कई बार शेलिंग में और फायरिंग के बीच में फंसे भी हैं। लेकिन उस समय समझ आता है कि कितनी हिम्मत के साथ जो भारतीय सेना के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो न केवल मुंह तोड़ जवाब देते हैं बल्कि अपनी जान को हथेली में लेकर देशवासियों की रक्षा के लिए किस तरीके से सीना तान कर जो है वो सरहद पर खड़े रहते हैं। तो ये कोई छोटी दाद देनी होगी जवानों की और आपकी भी, और हमारे आर्म फोर्सेस की दाद देनी होगी। हमारे जो एक्स आर्म फोर्सेस हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि तिवारी सर हैं, कर्नल शिवदान सर भी हमारे साथ जुड़ गए, इन सब की दाद देनी होगी। सीमा पर भारत की सुरक्षा करने के लिए जिस तरह का योगदान दिया है और आपने जो जिस तरह की निर्भीक रिपोर्टिंग की है लगातार, रमन, वो भी काबिल तारीफ और उसकी भी दाद देनी चाहिए। तो तमाम लोग हमारे साथ बने हुए, कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में शिवदान सर आपके पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर, आप सिराज से पूछिए। जी बिल्कुल, प्रेस रिपोर्टर्स का मैं कहता हूं कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन में, इवन कारगिल में भी पहुंच गए थे आप लोग, बिल्कुल सर, हिम्मत नहीं पड़ी थी। तो ये नेताओं को आप लोगों से भी कुछ सीखना चाहिए। हम तो फौजी तो हम बने इसी के लिए, हम तो तनख्वाह भी इसीलिए पाते हैं कि देश के लिए अपनी जान दे सके, बट लेकिन आप लोग जो हिम्मत का काम करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। जब भी एक प्रेस रिपोर्टर पहुंच जाता है, हमारे जवान का मनोबल बहुत ऊपर उठ जाता है कि पूरा लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है। लेकिन उसी बीच में एक अजय शाह जैसे लोग आ जाते हैं, वो सारा कबाड़ा कर देते हैं। इसलिए कहूंगा कि अपनी गलती की माफी के लिए ये 2 कदम उठाए, जो पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने हौसला अफजाई की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके वर्ड्स काफी मायने रखते हैं, बहुत शुक्रिया। नित्यानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, वाराणसी भी चलेंगे लेकिन कर्नल शिवदान सर के पास जा रहे हैं। शिवदान सर, बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में 2 धमाके हुए हैं। एक मचकुंड इलाके में हुआ है जो कि बोलन का एरिया है, जहां पर बलूचिस्तान की तरफ से 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके की खबर है, जिसके बाद सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई और पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है कर्नल शिवदान सर। देखिए, जो ये हरकत की थी पहलगाम में, वो उसका उद्देश्य केवल ये था कि वो पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटाना चाहता था। वहां का जो जनरल असीम मुनीर है वो दिखाना चाहता था। वो 1947 से आज तक जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई तरह की परेशानी आती है या कोई उनका जनता में असंतोष फैलता है तो वहां की सेना अक्सर भारत से दुश्मनी का जो मुद्दा उठाती है और वहां की जनता का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। अभी काफी पिछले लंबे समय से बलूचिस्तान में वहां की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
पाकिस्तानी सेना का नाक में दम किए हुए है और बार बार पाकिस्तानी सेना पर हमला करके इनके जवानों को मार रही है। इस वक्त सेना की इमेज काफी पाकिस्तान में डाउन है, इसलिए उस इमेज को ठीक करने के लिए उसने पहलगाम में हमला किया। और अभी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनके ऊपर अभी आज कल जो हमला किया है, वो इस स्थिति का फायदा उठाया है कि पाकिस्तान पर जो हमने जो करारी जो उनके ऊपर जो हमने अटैक किया है, एयर जो किया है हमने उनको उनके आतंकवादी कैंपों पर, तो उससे इनका और भी मनोबल डाउन हुआ है। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। इसलिए पाकिस्तान की सेना का इस वक्त मनोबल काफी डाउन है। उधर बलूचिस्तान में है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में है और सिंध प्रांत में भी अशांति के बीज ऑलरेडी उगने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बिखरने की स्थिति में पहुंच चुका है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं फौजी के मनोबल के बारे में। हम सेना में जब थे, हमारा माहौल इस तरह का होता है कि हम खतरे नाम की चीज को जानते ही नहीं है। जब हम फील्ड एरिया में होते हैं, फॉरवर्ड एरिया में होते हैं, हमें कुछ नहीं लगता क्या खतरा क्या, हम जानते हैं कि हमें जो काम दिया गया है वो पूरा करना है। कभी भी सेना ने ये नहीं पूछा है या किसी अफसर ने ये नहीं पूछा है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, मैं कैसे जाऊंगा। यदि हुक्म मिला है जाना है सामने, तो जाना है। तो हमारी सेना का जो उठते बैठते जो भी दिन रात का माहौल होता है उस तरह का होता है कि खतरा नाम की चीज हम जानते ही नहीं है। हम केवल ये जानते हैं हमारी जो ड्यूटी है हमें वो पूरी करनी है। इसलिए हमारी सेना ने, चाहे हमारे पास कम हथियार रहा हो, चाहे गोला बारूद कम रहा हो, आप चीन का देख लीजिए, चीन में कम हथियारों से भी हमने रजांगला में जो चीनियों को मारा है, केवल 90 जवानों ने 900 चीनी सैनिकों को संगीनों से मारा। इस तरह से उनको चीन को मार रोका। और इस तरह के कई उदाहरण हैं। हमारे अब्दुल हमीद ने केवल एक जीप से, आरसीएफ जीप से पाकिस्तान के आधुनिक 21 टैंकों को बर्बाद किया था। उस वक्त 65 में पाकिस्तान से पैटर्न टैंक अमेरिका से मंगवाए थे, उनको अकेले अब्दुल हमीद ने अपनी जीप के एक गन माउंट होती है उससे मारा था। तो पाकिस्तान, हमारे जवानों का हमेशा मनोबल ऊंचा होता है और कुछ भी कर गुजरने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और कहा जाता है कि पैटर्न टैंक्स को की कब्रगाह बना दी थी अब्दुल हमीद ने। जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, उनको सल्यूट है। और उनके शौर्य की गाथा और उनके जो साहस की गाथा है वो पूरा देश जानता है और हमेशा उनको याद किया जाता है। इसलिए नित्यानंद मिश्रा के पास जा रहे हैं, वाराणसी चल रहे हैं। काशीवासी क्या कह रहे हैं नित्यानंद इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है, साथ ही साथ पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। इसी क्रम में वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी है। सरकार द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ काशी में उत्साह काफी है। कल से ही लगातार काशी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे बजाए जा रहे हैं। जो काशी की पहचान है, धार्मिक नगरी है, क्योंकि तो पूजा पाठ हवन भी किए जा रहे हैं इसको लेकर के, तो काशी काफी उत्साहित है इस कार्रवाई के बाद। बदले को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? वो चाहते हैं आगे ऐसी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ ऐसा एक्शन लगातार चलना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कल कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाली चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। काशी की जनता प्रधानमंत्री के पूरे समर्थन में उतर चुकी है। कल से ही लगातार उत्साह के साथ लोगों का यही कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी कदम लें, जो हमारा साथ पूरा उनके साथ रहेगा, हम हमेशा प्रधानमंत्री के साथ हैं और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। ओपी तिवारी सर के पास आ रहे। ओपी तिवारी सर, इस बयान का क्या मतलब है? अभी तो बस शुरुआत है, प्रधानमंत्री किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं? इंडिकेशन है प्रधानमंत्री हमें क्या करना चाहते हैं, वो ज्यादा इंडिकेशन नहीं थी। उन्होंने एक शब्द उनको बोलना पड़ा था कि भारत के भाई सिंदूर मिटाया गया था, उन्होंने औरतों के खिलाफ जो चुन चुन के मारा था, तो विवश होकर बोलना पड़ता। क्या प्लान है, कैसे है, वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मूल प्राथमिकता है देश को आगे बढ़ाना। और देश में जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे मैं नित्यानंद से बोलना चाहूंगा, अपने अजय जी से जाके बताएं
कि जिस तरह के राफेल पायलट्स को, वो पायलट हो सकता है गाजीपुर, बनारस और बलिया के एक दो जो अवश्य होंगे उसमें, जिन्होंने नींबू डलाकर उनका मोटिवेशन डाउन किया था, वो अपनी गलती को छिपाने के लिए कम से कम एक हिम्मत का काम करे, पाकिस्तान के झंडा लेके आके कश्मीर और काशी की सड़क पर एक बार जलाएं, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अजय राजी देशभक्त हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं। ये अत्यंत आवश्यक है। अब फिलहाल जितनी भी ये आतंकवादी जो हमने आइडेंटिफाई किया है 20-22, ये अगर थोड़ी भी फिर से गलती की है या कुछ ज्यादा गारंटी दी, तो हो सकता है कि हमारे टारगेट पर आए एंड हम सक्सेसफुली जिस तरीके से ऑपरेशन का हमने इल्जाम दिया है, बिना नुकसान के, बिना किसी को अलग लोगों को मारे हुए, एक हमारी मिसाइल खराब नहीं हुई, एक बाहर का आदमी नहीं मारा गया और एक हमारा एयरक्राफ्ट कुछ और नुकसान नहीं हुआ, हमने आइडेंटिफाई किया। ये कैपेबिलिटी भारत इंडियन एयरफोर्स ने दिखा दी है, जो कैपेबिलिटी खाली पहले इजराइल एयरफोर्स ने दिखाई थी। तो हम कैपेबल है, कैपेबिलिटी का नाम मैं कह रहा हूं वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये अजय राज को समझाएं कि ऐसी गलतफहमी ये कभी ना किया करे कि नींबू पानी पायलट्स को आजाया करे। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूं, उनको कहो अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान का झंडा जलाइए। ये नहीं, पाकिस्तान नहीं, इस देश में कई जगह पर पाकिस्तान के फ्लैग को पेडेस्ट्रियन पर, सड़कों पर कई जगह लगाया गया, लेकिन आप देखेंगे कि कमाल है कि इस देश में उन फ्लैग्स को हटाने की कोशिश की जाने लगी। यही अगर आप इजराइल का फ्लैग लगा देते तो इस देश में बहुत कम लोगों को आपत्ति होती, लेकिन पाकिस्तान के फ्लैग से लोग किस तरह से सीना लगाकर रोने लगे, ये आश्चर्य में डालने वाला था पूरे देश के लिए। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सहमत हुआ। उससे बाहर निकलना पड़ा लोगों को। देश होता है, पाकिस्तान नाम की चीज रहेगी नहीं, समय की बात है। वो भले कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान पंजाब रह जाएगा खाली उनके पास, और उसका पंजाब का नाम भी बदल देंगे, पाकिस्तान ही रहेगा, पंजाब वेस्ट रहेगा। और आपने एक नाम बढ़िया सजेस्ट किया था, बलूचिस्तान निकलने वाला। कि पाकिस्तान प्रेम कौन पैदा करता है? उनमें बचपन से नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी पैदा करती है ताकि वोट खींचने के लिए एक एजेंडा बना के। मैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप उस पर नहीं आ सकता, बोलना चाहूंगा, लेकिन ये लोगों में भावनाएं क्या होती है। जहां अब्दुल हमीद जैसे हुए, कल कुरैशी ने कितना अच्छा भाषण दिया, कितने फौजी हमारे पास है जिन्होंने कितने स्ट्राइक किए हैं। कई लोग हमें जो वीर चक्र भी मिला हुआ, अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, एयरफोर्स में कई अच्छे पायलट्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ढंग से जाके स्ट्राइक किया हुआ है। लेकिन ये देखिए इस तरह की गतिविधियां सारा क्यों होती है, हमें समझ से बाहर है। और लोगों को मेरा अनुरोध यही है कि लोग इससे बाहर उठे और देश को नाम ऊपर रखें, ताकि उसमें उनका भी फायदा होगा, उनका ही बचाव होगा। बिल्कुल सही बात है सर। कर्नल शिवदान सर कुछ कहना चाह रहे। शिवदान सर, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र ही जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। खैबर पख्तूनवा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और सिंध अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां की केंद्रीय सरकार के पास अपने पूरे देश को जोड़ने की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये शक्ति होती है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सैनिक रूप से। वहां की सेना बार बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों से मार खा रही है। आपने देखा हो किस तरह एक देश के अंदर रेलगाड़ी को हिजैक कर लिया, उसको उनकी बसों को तबाह कर दिया, बार बार उनके सैनिकों पर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरा दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना बीएलए के सामने बिल्कुल असहाय महसूस कर रही है, और ये संदेश पूरे देश में जा चुका है। तो शीघ्र ही जैसे ही बलूचिस्तान आजाद होगा, खैबर पख्तूनवा खुद स्वतः अपने आप आजाद हो जाएगा, और उसके बाद सिंध भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पंजाबी कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर पूरे पंजाब को उस तरह ट्रीट करती है जैसे अंग्रेज भारत को ट्रीट करते थे। इसलिए अभी कोई उनकी जो तानाशाही को सहने के तैयार नहीं है, और जल्दी ही ये बिखराव पाकिस्तान में आएगा। और ये केवल उनकी सेना के कारण है, जिसने 1947 से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान सेना के रिजीम को वहां से हटाना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे बड़ा सॉल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता, और यही एकमात्र सॉल्यूशन